दो थ्योरम्स जो हैं वो अवकलन की बेसिक थ्योरम्स हैं, इन्हीं को स्टडी करना है आज हमें। रोल्स थ्योरम में जो रोले ये वैज्ञानिक, ये मतलब मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या बताया हुआ था, तो मैं आपको बताऊं। इनका ये कहना था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, देखिए रोले ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली थी, अभी आप देखोगे तो आप समझोगे, बहुत बड़ी बात नहीं बोली थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत कुछ बोल दिया और थ्योरम में आ गया, फिर पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। उनका यही कहना था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, यदि y इज इक्वल टू fx, एक फलन इस प्रकार है कि इस फलन का जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल a, b है और इसकी जो रेंज है वो एक रियल नंबर्स का सेट है। फलन कैसा है? y इज इक्वल टू fx टाइप का फलन है। उस फलन का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल a, b। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल के मतलब आपको आते हैं ना। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि a भी ले सकते हैं और b भी ले सकते हैं, और a और b के बीच के भी सारे नंबर्स हम ले सकते हैं, और इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर ऐसा कोई फलन है और ये तीन शर्तों को पूरा करता है, कौन कौन सी तीन शर्तें? पहली कंडीशन ये कि जो फलन है, ये फलन f क्लोज्ड इंटरवल a, b में संतत है। संतत है मतलब कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड कंडीशन, फलन f ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है। अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल है। तथा थर्ड कंडीशन है कि फलन f के लिए f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b की वैल्यू के बराबर है। अगर ये तीन शर्तें आपका कोई भी फलन फुलफिल करता है, पहली चीज फलन का डोमेन एक क्लोज्ड इंटरवल a, b और उसका जो रेंज है वो एक सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ऐसा कोई फलन अगर ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है कि जो फलन है वो क्लोज्ड इंटरवल a, b में संतत है, कॉन्टिन्यूअस, और ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है। अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल है, और फलन के लिए f ऑफ a का मान f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के इक्वल हो। अगर ये तीन शर्तें पूरी करता है तो जो हमारा ओपन इंटरवल a, b होगा, तब अंतराल a, b में एक अवयव ऐसा अवश्य होगा अंतराल a, b में एक अवयव, और हम इसको मान लेते हैं उस अवयव को c। एक अवयव c ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f डैश c इज इक्वल टू 0। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट को अभी तो हमने लिखा है, केवल अभी आपको समझना है
सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिन्हें आपको बताया गया है, पर हो सकता है अभी आप कुछ दिनों से नहीं पढ़े तो आप भूल भी गए हो। क्या मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोई भी फलन कॉन्टिन्यूअस हो, इसके लिए हम उसको कैसे पहचानते हैं, ग्राफिकली कैसे पहचानते हैं आपको याद होगा, कोई फलन अगर क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि उस फलन में a से लेकर b तक जो भी आपका ग्राफ होगा, उस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। संतत के लिए हमारा ग्राफ से जो समझा था तरीका यही था हमारा समझने का कि a से लेकर b तक जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे, आपको उसके लिए बीच में पेन को उठाना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कह देंगे कि वो जो फलन है वो क्लोज्ड इंटरवल a से b में कॉन्टिन्यूअस है। अवकलनीय के लिए क्या हमने शर्त बनाई हुई थी ग्राफ को देख करके कि a और b के बीच में किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो हम बोलेंगे कि ओपन इंटरवल a, b में कैसा है, वो अवकलनीय है। स्पर्श रेखा खींच सकते हो तो वो कैसा है, अवकलनीय है। अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि इसमें क्लोज्ड इंटरवल बोला गया है, इसमें ओपन इंटरवल बोला गया है। तो वो इसलिए क्योंकि अगर ग्राफ a से b तक आपने बनाया है तो उस ग्राफ के एंड पॉइंट पे तो आप स्पर्श रेखा नहीं बना सकते ना। अगर कोई भी ग्राफ आपने ऐसा बना दिया है तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट a प्रदर्शित करता है और ये b को प्रदर्शित करता है तो इस पॉइंट पर तो ऐसे टेंजेंट नहीं बन सकती ना, और यहाँ पर भी ऐसे टेंजेंट नहीं बन सकती। तो किसी भी कर्व के एंड पॉइंट पर उसके जो सिरे होंगे वहाँ पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए हम a और b को नहीं ले रहे हैं। हमने यहाँ पर कौन सा इंटरवल यूज कर दिया है, ओपन इंटरवल यूज कर दिया है कि a और b के बीच के सारे नंबर हो सकते हैं लेकिन a और b नहीं ले सकते। समझ आया? तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्लोज्ड इंटरवल, क्यों? क्योंकि a से पेन को हम रखेंगे और ऐसा बनाते चले जाएंगे तो b तक हमने पेन उठाना ही नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में। लेकिन अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल a b में अवकलनीय लिख देता तो इसका मतलब आप a पे भी टेंजेंट बना सकते हो और b पे भी आप टेंजेंट बना सकते हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी कर्व के हम एंड पॉइंट पर टेंजेंट बना सकें, उसके सिरों पर हम स्पर्श रेखा बनाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अवकलनीय जब होगा तो a और b नहीं ले सकते, a और b नहीं ले सकते तो ओपन इंटरवल हमने लगा दिया। तो संतत और अवकलनीय ग्राफ से ये चीजें याद आएंगी कुछ आपको। कोई भी फलन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, कैसे पता लगाएंगे आप? बिना पेन उठाए अगर उसको हम पार कर सकेंगे तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अवकलनीय है किसी पॉइंट पर, यह कैसे पता चलेगा? उस पॉइंट पर हम उस वक्र की स्पर्श रेखा खींच सकेंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया क्लोज्ड इंटरवल a, b में संतत है। इसका मतलब क्या कि वो कर्व ऐसा होगा कि a से b तक लगा करके a से b तक आप पूरी जगह पर बिना पेन उठाए ही ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है। इसके लिए क्या शर्त होगी कि a और b के बीच के जो बिंदु होंगे, a और b नहीं, a और b के बीच के जो बिंदु होंगे उनमें से किसी भी बिंदु पर आप जब चाहो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तीसरी शर्त क्या है कि फलन का मान पॉइंट a पर और पॉइंट b पर दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये तीन शर्तें किसी फलन में कोई फंक्शन फॉलो करता है तो जरूर ऐसा होगा अंतराल a, b, ओपन इंटरवल a, b, मतलब a और b के बीच में एक बिंदु, एक अवयव c ऐसा जरूर होगा, जरूर होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पक्का ही होगा वो पॉइंट। अब वही पॉइंट हमको ढूंढना है। एक ऐसा पॉइंट c जरूर होगा जिसके लिए अगर हम f डैश c निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। f डैश c का 0 के बराबर आना ये क्या प्रदर्शित करता है? देखो, fx हमारा एक फलन है, मान लिया y बराबर fx,
एक फलन है, या जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक वक्र को प्रदर्शित करता है। अब अगर हमने f डैश x बोल दिया, f डैश x का क्या मीनिंग है, आप अभी पिछली क्लास में भी पढ़ रहे हो। f डैश x का मतलब है इसका एक बार हमने क्या कर दिया, अवकलन। अब आपको याद है कि किसी भी वक्र का जब आप अवकलन करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, अवकलन करने का क्या मीनिंग होता है, याद होगा आपको। अवकलन करने का मतलब है कि वक्र के उस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच रहे हो और स्पर्श रेखा की क्या आती है अवकलन करने से, प्रवणता। याद करिए, ये सारा कुछ आपको बताया गया है। फिर से, किसी भी वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है कि उस वक्र के उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं। तो f डैश x का क्या मीनिंग है, f डैश x का मतलब है वक्र f ऑफ x के बिंदु x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये इसका मतलब है। वक्र f ऑफ x के बिंदु x पर, बिंदु x पर मतलब x की जो भी वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 पर प्रवणता होगी, x की वैल्यू 3 है तो 3 पर प्रवणता होगी। वक्र fx के बिंदु x पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब ढाल, ग्रेडियंट। और अगर हम f डैश c लिख दिया है तो बताइए इसका क्या मीनिंग होगा। इसका मतलब है वक्र f ऑफ x के बिंदु x बराबर c पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये इसका मीनिंग है f डैश सी का। स्पर्श रेखा क्या होती है, अभी जब आप अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ोगे अवकलज के तो वहां स्पर्श रेखा पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। मैं नॉर्मली अभी आपको ऐसे ही बता देता हूं। अगर ये हमारे पास कोई एक कर्व है, इस कर्व पे अगर हम एक लाइन ऐसा बनाते हैं जो कि केवल इसको टच करके निकलती है, छू करके चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। अंग्रेजी में इसे टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट। और अगर एक लाइन ऐसा बना देंगे जो इस कर्व को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, इस वक्र को 2 बिंदुओं पर काटे, तो इस लाइन को अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंट, हिंदी में इसको बोला जाता है छेदक रेखा। ये स्पर्श रेखा है या स्पर्शी भी कह सकते हैं आप इसे। आपको मैं बताऊं, ये जो स्पर्श रेखा है ना, एक्चुअली ये भी सेकेंड ही होती है, ये भी छेदक रेखा ही है। समझ रहे? वैसे छेदक रेखा किसको बोला जाता है? एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को 2 बिंदुओं पर काट दे। बट जो टेंजेंट होती है, जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो भी एक प्रकार की छेदक रेखा ही है। क्यों? ये इसको काटती है तो ये कौन सा बक्स दे रही है, वो भी तो काट रही है यार। फर्क दोनों में बस इतना है कि ये 2 बिंदुओं पर काटती है और वो 1 बिंदु पर केवल काट के निकल जाती है। समझ आ रही कुछ बात आपको? तो स्पर्श रेखा भी छेदक रेखा का ही एक टाइप है, बट क्योंकि दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, छेदक रेखा कर्व को 2 जगह काटती है, ये वाली लाइन कर्व को केवल 1 पॉइंट पर काट रही है, इसलिए हमने इसका नाम बदल दिया और बदल करके उसका नाम रख दिया स्पर्श रेखा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, ये प्रवणता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब f डैश c बराबर 0, अंतराल a, b में एक अवयव c ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f डैश c की वैल्यू कैसी आएगी? 0। f डैश c का मान 0 होने का मतलब है कि अगर हम वक्र fx के बिंदु c पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी प्रवणता।
क्या आप बता सकते हैं, आपने क्लास 11th में सरल रेखा का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो सरल रेखा के चैप्टर में क्या आप बता सकते हैं मुझे कि प्रवणता अगर किसी भी लाइन की 0 है, इसका क्या मतलब है? भाई एफ डैश सी बराबर 0, इसका क्या मतलब है कि एक वक्र है हमारे पास एफ एक्स, उस पर एक पॉइंट है सी, उस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो उसकी जो प्रवणता आई है वही एफ डैश सी को प्रदर्शित करती है, और वो प्रवणता बराबर किसके है? 0 के। तो वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है। प्रवणता 0 होने का मीनिंग क्या है? सोचो, प्रवणता को किससे प्रदर्शित करते हो? m से। तो अगर किसी भी रेखा की प्रवणता 0 है, m का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, और 0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब है वो रेखा, थीटा क्या है इस सूत्र में, प्रवणता के सूत्र में थीटा क्या होता है बता सकते हैं? प्रवणता m बराबर tan थीटा पढ़े हैं आप, तो उसके फॉर्मूले पे थीटा क्या होता है? देखो सिंबल नहीं मालूम होंगे फिर आप कैसे सवाल करा करेंगे। तो प्रवणता के सूत्र में जो m बराबर tan थीटा लगाते हैं आप, उसमें थीटा होता क्या है? आंसर है ये होता है रेखा का धन x अक्ष से झुकाव। याद करिए, थोड़ा सा याद आया? अब सारी चीजों को मिला दीजिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसी है? 0, अर्थात स्पर्श रेखा का धन x अक्ष से बना हुआ कोण कैसा है? 0। कहने का मतलब यूं कि जो स्पर्श रेखा है वो धन x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? 0 डिग्री, अर्थात स्पर्श रेखा धन x अक्ष के समांतर है बिल्कुल। भाई कोई भी लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री है या ये 0 डिग्री है? 0 डिग्री में तो दोनों लाइंस पर बराबर आपस में कैसा होना चाहिए? समांतर। तो अगर वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है, इसका मतलब है वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा धन x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब है कि वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। बस यही इसका मीनिंग है। तो उनका यही कहना था कि अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो उस वक्र पर कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा जरूर आ जाएगा, उस बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो x अक्ष के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बस उसी को उन्होंने ऐसे ऐसे बता दिया लिख लिख करके। लेकिन मकसद उनका बोलने का यही था कि अगर एक फलन आपके पास ऐसा है जिसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल a, b है और उसकी रेंज एक रियल नंबर्स का सेट है, और अगर वो 3 शर्तों को पूरा करता है कि क्लोज्ड इंटरवल a, b में दिया गया फलन संतत है, ओपन इंटरवल a, b में दिया गया फलन अवकलनीय है, और f ऑफ a का मान f ऑफ b के बराबर है, तो उस पूरे वक्र में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जब आप उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर आ जाएगी। अगर सीधे साधे शब्दों में मैं बात करूं तो ये इस मतलब है रोल्स थ्योरम का। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे तो ये कम समझ में आएगा। मैं इसको आपको फिगर वगैरह बना के दिखाऊंगा तो आप ज्यादा समझ पाओगे। ये बातें समझ आई आपको? तो स्पर्श रेखा भी एक प्रकार की क्या है? छेदक रेखा। बस डिफरेंस ये, जो छेदक रेखा जिसको हम बोलते हैं तो वो 2 जगह पर काटती है, और स्पर्श रेखा जिसको हम बोलते हैं वो केवल 1 जगह पर काटती है। काम दोनों सेम करते हैं, वो भी कर्व को काटती है, ये भी कर्व को काटती है। यहां पर इन शर्तों को पूरा करने वाले, इन 3 शर्तों को पूरा करने वाले वक्र मैं बनाऊंगा। अब आप देखिए, इस तरीके के 3 प्रकार के कर्व हो सकते हैं। कौन कौन से कर्व हो सकते हैं? एक कर्व तो ऐसा हो सकता है, ये x ले लिया हमने, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, एक्चुअली मुझे 3 बनाना है और जगह ऐसा लग रहा है मेरे पास कम है। क्यों ना आप ऐसा कर लें कि इसको नोट कर लें, ठीक है, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड चीजें आपको समझाते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से।
इसको समझाने के लिए जैसे कि मैंने बोला कि 3 प्रकार के कर्व हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला, इधर x की वैल्यूज लेंगे और इधर हम y की वैल्यूज लेंगे, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx। ये ओरिजिन पॉइंट है, आप जानते ही हो, 0,0। एक कर्व इस पे ऐसा भी बन सकता है, ऐसा। आप देखिए, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, a, और ये वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये है x बराबर b। ठीक है, फलन y बराबर fx है। क्या आप बता सकते हैं x बराबर a पर फलन का मान कितना है? अगर मैं x बराबर a पर फलन की वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे मुझे? x की जगह a लिखोगे और ये वैल्यू फलन की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? f ऑफ a। x की जगह a लिखोगे तो फलन का मान f ऑफ a आ जाएगा। अगर मैं x बराबर b पर आपसे फलन की वैल्यू पूछूंगा तो फलन की वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ b। और अगर इसको ग्राफिकली आप देखेंगे अक्षों पर बना करके, तो आप देख सकते हैं ये भी y अक्ष पे सेम उसी पॉइंट पर आया। इसका मतलब f ऑफ a की जो वैल्यू है वो f ऑफ b की वैल्यू के बराबर है। a एक अलग पॉइंट है, b एक अलग पॉइंट है, लेकिन f ऑफ a का जितना मान है उतनी ही वैल्यू किसकी है? f ऑफ b की। अब आप देखें कि क्या ये जो दिया गया है कर्व, ये सारी शर्तें पूरा करता है। क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूअस है, तो a से ले करके और ये b तक पूरा कर्व आप देखिए, क्या इसको बनाने के लिए कहीं पर भी पेन उठाना पड़ेगा? इसका मतलब a से b तक पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर a और b एंड पॉइंट को छोड़ दें तो हर जगह पर आप कोई ना कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हो। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है, कहीं पर भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं है। अगर शार्प कॉर्नर ऐसा होता तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं बना सकते थे, पर कहीं नहीं है, तो अवकलनीय भी है। और एक चीज देखिए, जहां पर f ऑफ a की वैल्यू आ रही है, सेम उसी सीध में बिल्कुल f ऑफ b आ रहा है। इससे यह भी पता चल रहा है कि f ऑफ a का मान किसके बराबर है? f ऑफ b। तीनों की तीनों शर्तें पूरी हो गई। अगर तीनों की तीनों शर्तें पूरी हो गई तो ओपन इंटरवल a, b, मतलब a और b को छोड़ दें अगर हम, तो इस पूरे कर्व में कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा जरूर मिलेगा कि जब उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? 0, अर्थात वो एक्स अक्ष के समांतर आ जाएगी। तो देखो, बात सही है। ये कहीं ना कहीं तो एक बिंदु जरूर मिलेगा कि जब उस पर आप टेंजेंट बनाने जाओगे ना, वो टेंजेंट एक्स अक्ष के बिल्कुल कैसी मिलेगी? आपको समांतर मिल जाएगी। यही f डैश c इज इक्वल टू 0, और ये है वो पॉइंट c, और ये पॉइंट c जो होगा वो a और b के बीच में ही कहीं पड़ेगा। और आप देखो, यहां पर अगर हम पॉइंट लें और इस पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा कैसी आएगी? ऐसी। क्या ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर आएगी? नहीं आएगी। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर आएगी? नहीं आएगी। पूरे कर्व पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु तो जरूर होगा कि जब उस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो एक्स अक्ष के समांतर आएगी ही आएगी। यही रोल्स ने बताया, रोले ने बताया है, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं बताई। समझ रहे हैं आप? ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कर्व, ये x, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा भी हम ले सकते हैं कर्व इस तरीके का। आप देख लीजिए, ये वाले पॉइंट को क्या नाम रख दिया? a, और ये वाला पॉइंट क्या है? b। अगर हम आपसे बिंदु x बराबर a पर फलन का मान पूछेंगे तो x बराबर a पर फलन का मान निकालने के लिए इस पॉइंट से यहाँ लंब डालना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ a। x बराबर b पर अगर हम फलन का मान पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? f ऑफ b। और अगर इसको आपसे पूछे ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, f ऑफ a इस जगह पर पड़ता है,
और अगर एफ ऑफ बी हम आपसे पूछेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी जगह पर पड़ता है आकर के। इसका मतलब यहां पर भी एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी। ए से लेकर पूरे बी तक वक्र को अगर आप बनाते हैं तो कहीं पर भी आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में कैसा है, संतत। ए और बी को छोड़ दें अगर हम तो कहीं पर भी स्पर्श रेखा भी खींच सकते हो। तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अवकलनीय भी है। ए और बी में आप स्पर्श रेखा नहीं बना सकते क्योंकि वो एंड पॉइंट है। यहां पर ऐसे अगर कोई कर्व बना होगा तो यहां पर कैसे स्पर्श रेखा बनाओगे, यहां पर खींच दोगे आप, लेकिन इस सिरों पर स्पर्श रेखा नहीं बना सकते हम, इसीलिए ओपन इंटरवल लिखा जाता है उसको। और एफ ए का मान एफ बी के बराबर, दोनों एक ही सीध में पड़ते हैं बिल्कुल। तीनों शर्तें पूरी हो गई, इसका मतलब रोल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं आप। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो पूरे के पूरे कर्व में देखो, कहीं ना कहीं एक बिंदु आपको जरूर मिलेगा कि उस बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो वो स्पर्श रेखा एक सच के समांतर आ ही जाएगी। तो क्या ये है वो बिंदु? इस बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो क्या वो एक सच के समांतर आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या ये है वो बिंदु? ये भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर आपको। हमने ढूंढा तो हमें ये वाला पॉइंट मिला, यही है सी, एक्स इज इक्वल टू। और ये कैसा बिंदु है कि अगर इस बिंदु पर मैं ऐसे स्पर्श रेखा बना दूं तो आप देखिए ये जो टेंजेंट मैंने बनाई है, ये जो स्पर्श रेखा हमने बनाई है वो स्पर्श रेखा एक अक्ष के कैसी आ गई, समांतर। ये है पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। यहां पर भी ऐसा मिला था, ये टेंजेंट बनाई थी हमने स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा भी एक अक्ष के कैसी है, समांतर। अब यहां पर एक डाउट ये आ रहा है कि अगर ये शर्तें पूरी होती है तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक क्या पूरे वक्र में एक ही बिंदु मिलेगा हमको, या और ज्यादा भी मिल सकते हैं? आंसर है और ज्यादा भी मिल सकते हैं। कैसे, देखो इसके लिए भी मैं आपको एक कर्व बना के दिखाता हूं, आप गौर से देखिए। ये x एंड दिस इज y विच इज इक्वल टू एफ एक्स। ये मूल बिंदु है 0,0। अगर हम कर्व को ऐसा बना दें, देखो ध्यान से, अब गौर कीजिए, सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। ये a और b x के मान, तो यहां पर x बराबर a है और इस जगह पर x कितना है, b के बराबर। फिर से सारी चीजें चेक करो, तीनों शर्तों को क्या फुलफिल हो रही हैं। पहला, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में फलन कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो क्या a से लेकर के और b तक बिना पेन उठाए इस कर्व को बनाया जा सकता है? कहीं पेन उठाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि क्लोज्ड इंटरवल a टू b में दिया गया फलन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। क्या a और b को अगर हम छोड़ दें तो बाकी हर जगह पर आप स्पर्श रेखा बना सकते हो, बना सकते हैं। इसका मतलब a और b को छोड़कर, अर्थात ओपन इंटरवल a कॉमा b में दिया गया फलन अवकलनीय भी है। क्या f ऑफ a का मान f ऑफ b के बराबर है? a पर फलन की वैल्यू यहां पर आती है और b पर फलन की वैल्यू भी तो बेटा उसी जगह पर आती है। तो इन दोनों के लिए f ऑफ a की वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ b के बराबर है। तीनों चीजें आ गई। अगर तीनों चीजें आ गई, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर मस्ट बी सम पॉइंट, एक बिंदु मुझे नहीं लिखना चाहिए था, अंतराल a कॉमा b में बिंदु c ऐसा अवश्य होगा, या ऐसे कुछ बिंदु c आप ऐसे लिख लें। अगर आपने पहले भी एक लिखा है तो एक की जगह काट करके कुछ कर दो उसको, क्योंकि पॉइंट एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं आपको। ये मैंने ध्यान नहीं दिया है, ये मेरी ही गलती है। तो अंतराल a कॉमा b में कुछ बिंदु c ऐसे अवश्य होंगे जिनके लिए थोड़ा सा बदलाव कर लें बेटा। आई एम सॉरी कि आपको इतनी परेशानी हो रही है, पर मुझे दिमाग में नहीं रहा उस वक्त, इसलिए चेंज कर लें, ठीक है। ओके, कुछ बिंदु सी ऐसे अवश्य होंगे जिनके लिए
स्पर्श रेखा अगर वक्र पर खींचोगे तो वह एक्स अक्ष के कैसे आ जाएंगी, समांतर। अब ये वक्र तीनों शर्तें पूरी कर दिया इसने। अब इस पर बिंदु ढूंढिए कि जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर आएंगी क्या। तो आप ढूंढने जाओगे तो एक पॉइंट यहां मिलेगा आपको। इस पर जब स्पर्श रेखा खींचोगे आप देखो ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर आ गई। ये स्पर्श रेखा है, एक्स अक्ष के समांतर है। एक पॉइंट यहां पर भी बेटा मिलेगा आपको। इस पर भी जब आप ऐसे स्पर्श रेखा खींचने जाओगे तो ये स्पर्श रेखा भी आपको एक्स अक्ष के समांतर मिलेगी। तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, यानी कि ए और बी के बीच में कितने बिंदु ऐसे मिले जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हैं? 2। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा एक लिखना गलत था। कुछ बिंदु सी ऐसे अवश्य होंगे जिनके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? तो रोले ने ये चीज बताई हुई थी। ठीक है, तो आप एक काम करें, ये नोट कर लें और इसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ते हैं। मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट क्या था? मध्यमान प्रमेय रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। तो उसमें क्या बताया गया, क्या होता है, आप नोट कर लें, फिर बताते हैं हम आपको। रोल्स थ्योरम के बाद अभी हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। मध्यमान प्रमेय, मैं आपको बताऊं, जो मध्यमान प्रमेय होती है ये रोल्स थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, विस्तृत रूप है उसका। कैसे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अभी आपको याद है। अब मध्यमान प्रमेय में क्या स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखें। आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b है और उसका जो रेंज है वो वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। और ये फलन इस प्रकार है कि नंबर 1, फलन f क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में संतत है। फंक्शन f ओपन इंटरवल a कॉमा b में अवकलनीय। अच्छा, ये बात समझ में आ रही ना आपको कि इसमें क्लोज और इसमें ओपन क्यों कर देते हैं हम? ठीक है। थर्ड, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। बस यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि अगर f ऑफ a का मान बिंदु a पर फलन का मान बिंदु b पर फलन के मान के बराबर नहीं है, तब वक्र पर कुछ बिंदु C जो कि ओपन इंटरवल a कॉमा b को बिलोंग करेंगे, वक्र पर कुछ बिंदु C अवश्य होंगे जिनके लिए या जिन पर f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट है। काफी कुछ रोल्स थ्योरम से मिलता जुलता है। बस रोल्स थ्योरम और मध्यमान प्रमेय में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें थर्ड वाला पॉइंट में रोल्स थ्योरम में f ऑफ a का मान f ऑफ b के बराबर होना चाहिए और इसमें f ऑफ a का मान f ऑफ b के बराबर नहीं होता। और कुछ बिंदु C जो होंगे ओपन इंटरवल a कॉमा b में जरूर मिलेंगे, एक ही नहीं, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, जिन पर f डैश c का मान f b माइनस f a अपॉन b माइनस a के बराबर आएगा।
एफ डैश सी का क्या मतलब है जानते हैं आप? अभी हमने बताया था कि वक्र एफ ऑफ एक्स के बिंदु सी पर जो स्पर्श रेखा आपने बनाई है उसकी प्रवणता। तो वक्र एफ एक्स के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इसके बराबर आएगी। इसके बराबर आने का मीनिंग क्या है यार, ये थोड़ा सा समझना है। अब ये तो मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको समझिए कि ऐसा इस कह रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। इसमें जो कर्व आपके हो सकते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, आप ध्यान से देखें भाई, और मीन वैल्यू थ्योरम को समझने की कोशिश करिए। इस बार संतत है, अवकलनीय है, पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर नहीं है। तो क्या हम कर्व को ऐसा बना सकते हैं? इस जगह पर हमने क्या ले लिया, पॉइंट ए, और इस जगह पर हमने पॉइंट क्या ले लिया, बी। बउआओ नहीं समझ आ रही आपको? यहां पर ये x बराबर a पॉइंट है और ये है x इज इक्वल टू b। अगर हम आपसे f ऑफ a का मान पूछेंगे तो आप यहां पर ऐसा मिलाओगे और ये वैल्यू है f ऑफ a की। अगर मैं आपसे f ऑफ b की वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट b है, उस वक्त यहां से ऐसा मिला के लाएंगे, ये होगा f ऑफ b। अब आप मुझे बताइए, क्या इस कर्व में, ये जो ग्राफ हमने बनाई ये वाला, इस कर्व में f ऑफ a जो कि इतना बड़ा है और f ऑफ b जो कि इतना भारी है, क्या दोनों बराबर हैं आपस में? नहीं बराबर है। समझ आ गई आपको? इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो ये फिगर को ज्यादा टफ बना के रखेगा। पर अब आपको समझ आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये तीनों शर्तें पूरी करता है? ये कर्व कर रहा है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत है, तो ए से स्टार्ट करो और बी तक चले जाओ। क्या कहीं पेन उठाना पड़ रहा है आपको? तो कॉन्टिन्यूअस है। ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अवकलनीय है, मतलब ए और बी को छोड़ दें अगर हम, तो हम हर जगह टेंजेंट बना सकते हैं, हर जगह स्पर्श रेखा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी ए और बी के बीच कहीं पर भी ऐसा शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा है हमको, तो हर जगह स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। अवकलनीय है। एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर भी नहीं है। एफ ऑफ ए ये है, एफ ऑफ बी इतना बड़ा। इससे पहले जो बनाया था उसमें एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की जगह पर आ जाते थे, तो दोनों बराबर थे। यहां पर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ऐसा कर्व बनाया जाएगा। ठीक है, तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक जो हमारा ए और बी बिंदु है, ए और बी, इनके बीच में कहीं ना कहीं यहां 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 कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि जब आप उस पर स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो उसकी प्रवणता इसके बराबर आ जाएगी। ये तो समझ में आता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है, पर यह समझ में नहीं आता ये क्या है, ये इसके बराबर, प्रवणता इसके बराबर क्यों होगी जाकर के। तो देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? इस पॉइंट का निर्देशांक मैं पूछ रहा हूं आपसे। निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए क्या लिखा जाता है? अगर ऐसा है, इस पॉइंट का निर्देशांक अगर मैं पूछ रहा हूं, तो आप पहले क्या करोगे? पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापोगे। मान लिया यहां पर 1 2 3 आ रहा है, तो 3 को पहले लिख दोगे। फिर ये डिस्टेंस आप नापोगे, 1 2 आ रही है तो 2 लिख दोगे और कह दोगे कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 3,2। तो क्या इस बिंदु का निर्देशांक आप बता सकते हैं? ये डिस्टेंस कितनी है, ए, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये उतनी ही है जितना ये है, और ये कितना है, एफ ऑफ ए। अब आप बताएं, इस बिंदु का निर्देशांक समझ आ गया सभी को? इसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए मुझे। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर कितना चली गई दूरी है, बी। वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, एफ ऑफ बी। ठीक है, अब ध्यान से सभी देखें, अगर
अगर मैं इस लाइन को ऐसा मिला देता हूं, अगर मैं ए और बी दोनों बिंदुओं को ऐसा मिला दूं इस तरह से, तो ये क्या बन गई? एक सरल रेखा। इस सरल रेखा पर एक बिंदु ए ये है, एक बिंदु बी ये है। क्या इस सरल रेखा ए बी की प्रवणता आप मुझे बता सकते हैं? इसकी प्रवणता, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना आपने? अगर किसी रेखा पर दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, तो उसकी प्रवणता क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं याद आया? प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र लगाते थे y2 माइनस y1। याद आ गया ये? तो मुझे इस रेखा AB की प्रवणता बताइए, यानी कि A और B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे? अगर हम इसको मान ले x1 y1, ये x2 y2, तो सूत्र लगाओगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आ गई। अब उनका कहना ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है ये क्या है? ये है ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो अगर ये प्रवणता है तो ये भी क्या है? किसी न किसी की प्रवणता ही है। और अब समझ में आ गया कि किसकी प्रवणता है? ये दोनों बिंदुओं ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है ये। अब फिर से इसका मतलब आप समझ सकते हैं। वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ए और बी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। क्या आपको याद है कि दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर कब होती हैं? जब वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दो रूल पढ़े हैं, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर ग्रेडियंट्स शुड बी इक्वल। अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं कैसी होती हैं? बराबर। या इसका अगर हम उल्टा ले लें कि अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। अब यहां पर वक्र पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता ए और बी को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर है। इसका मतलब पूरे वक्र पर कहीं ना कहीं आपको बिंदु सी ऐसा जरूर मिलेगा, जब उस पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर आ जाएगी। इसीलिए तो प्रवणताएं बराबर हो रही हैं। तो अब आप देखो, एक बिंदु सी ऐसा जरूर मिलेगा कि जब हम उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा के समांतर आएगी। देखो ये मिला वो पॉइंट बेटा हमको, ये है वो पॉइंट और यही है x इज इक्वल टू सी। जब इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, वो स्पर्श रेखा ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के कैसे आ गई है? समांतर। इसका मतलब है स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या बना दी मैंने? ये स्पर्श रेखा बनाई। अब आप देखो, इस बिंदु के अलावा अगर आप यहां पर स्पर्श रेखा खींच देते तो क्या वो स्पर्श रेखा इसके समांतर आती? नहीं आती कभी भी। इसके बजाय आप यहां पर खींच देते जाकर के, तो वो जो स्पर्श रेखा आती वो भी इसके समांतर नहीं आती। तो मध्यमान प्रमेय में यही तो कहा जा रहा है कि आप पूरे वक्र में ढूंढो, यहां 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 पूरे कर्व में ढूंढिए जाकर के, जरूर आपको एक ऐसा बिंदु मिलेगा कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो आएगी वो ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर आ जाएगी। और इसीलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणताएं ये दोनों आपस में कैसी दिखाई दे रही हैं? आपको बराबर दिखाई दे रही हैं। तो अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं कैसी आती हैं? बराबर। उसी रूल का इस्तेमाल करके मध्यमान प्रमेय में ये चीज ये इसके बराबर कर दिया गया है। मतलब उनका कहना यह था कि अगर ये तीन शर्तें फुलफिल हो गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्व पर वो वाला बिंदु मौजूद ना हो जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचें और इस लाइन के समांतर
ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, ढूंढने से कहीं ना कहीं वक्र पर पॉइंट मिल ही जाएगा कि जब उस पर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर आ ही जाएगी, होगी ही। आप ये नहीं कह सकते अगर बिंदु नहीं मिला तो। होता है ना सबके अंदर मन में कि आप बता तो रहे हो लेकिन अगर ऐसा बिंदु नहीं मिला तो क्या होगा। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर कोई कर्व इन 3 शर्तों को पूरा कर दिया उसने तो ये सवाल हो ही नहीं सकता आपका, मिलेगा ही वो बिंदु, मिलेगा ही। वो बिंदु नहीं होगा तो क्या होगा, ये इसकी गुंजाइश ही नहीं आएगी, फिर तो उस वक्त मिलेगा ही वो पॉइंट आपको कि उस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर आ ही जाएगी वो। यहां पर वो बिंदु मिल गया मुझे और वो बिंदु ए और बी के बीच में ही कहीं पर आ गया, देखो ठीक है। और देखिए और किस किस तरह से हो सकता है ये, एक इस तरह का भी तो हो सकता है बेटा, ये x बना लिया मैंने और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स बना लिया। अब एक कर्व ऐसा भी तो मैं बना सकता हूं, ऐसा, यहां पर ये क्या है a, यहां पर ये क्या है b, इसके ठीक सामने क्या आएगा f ऑफ a, इसके ठीक सामने क्या आएगा f ऑफ b। क्या यहां पर f ऑफ a और f ऑफ b आपस में बराबर हैं? नहीं है। आप देखो ना f ऑफ a ये है, f ऑफ b ये है इतना बड़ा, तो f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है। देखो दूसरी चीज, क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में पूरा फलन कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a से b में फलन अवकलनीय है। अब हम बार बार डिटेल नहीं करेंगे, सब जानते हो आप। और f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है। ये वाला कर्व भी तीनों शर्तें फुलफिल करता है। क्या आप मुझे इस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं? a कॉमा एफ ऑफ a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स b कॉमा एफ ऑफ b। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं और फिर आपसे हम पूछते हैं कि ये जो लाइन आई है क्या इस रेखा की प्रवणता कितनी होगी। प्रवणता के लिए फिर वही सूत्र y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये इस रेखा की प्रवणता आ गई। आपको क्योंकि शर्त पूरी हो रही है तो आपको इस पूरे वक्र पे चाहे जहां मिले जाके, यहां मिले यहां मिले यहां मिले यहां मिले, ढूंढना तो पड़ेगा आपको, लेकिन एक ऐसा बिंदु मिलेगा ही जिस बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा क्या होगी, वो स्पर्श रेखा इस वाली लाइन के समांतर आ जाएगी। ये मिलेगा वो पॉइंट हमको। आप देखिए जब हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो जो स्पर्श रेखा आ रही है वो स्पर्श रेखा इस रेखा की कैसी आ रही समांतर, तो ये है वो पॉइंट C, ये है वो पॉइंट C। तो इनमें दोनों में कितने कितने बिंदु मिल रहे हैं, एक एक मिल रहा है। क्या एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं? आंसर है हाँ, मिल सकते हैं। कब? मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं। ये x है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। कोई कर्व ऐसे बना दिया हमने, इस पर आप देखो, ये है a, ये है b, a से b में संतत भी है, a और b को छोड़कर अवकलनीय भी है। f ऑफ a की वैल्यू यहां पर ये है इतनी और f ऑफ b की वैल्यू ये है इतने के बराबर, इसके ठीक सामने। f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है, तो तीनों शर्तें पूरी हो गई। अब अगर मैं इन बिंदुओं को ऐसा मिला देता हूं ऐसे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b कॉमा एफ ऑफ b, और इस बिंदु के निर्देशांक है a कॉमा एफ ऑफ a। इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब इस वक्र पर आपको बिंदु ढूंढने हैं, जो बिंदु पर जब स्पर्श रेखा बनाए तो इसके समांतर आ जाए। एक तो यही मिल जाएगा आपको, देखो बेटा
ये स्पर्श रेखा जो इस बिंदु पर हमने बनाई है वो ऐसी है, ये भी इसके समांतर है, और एक पॉइंट आपको यहाँ कहीं भी मिल सकता है। इस पर भी जब आप स्पर्श रेखा बनाओगे ना तो वो स्पर्श रेखा भी इसके समांतर आ जाएगी। तो एक से ज्यादा बिंदु भी आपको मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा गया है वक्र पर कुछ बिंदु सी जो कि ए और बी के बीच में होंगे ऐसे अवश्य मिलेंगे जिन पर यह शर्त पूरी हो रही होगी। नहीं समझ में आई बात आपको? इस तरह से यहां नीचे भी, हाँ, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे ये भी आपको मिल सकता है। इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा बनाओगे ना आप तो वो भी ऐसा, देखो बेटा, इस बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो वो भी तो भैया इसके समांतर आ गई। तो यहां पर कितने बिंदु देखो हमको मिल गए, 1 2 3, C1 C2 C3, तो एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको। ये है रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। शॉर्टकट में बहुत सारे लोग इसे MVT कह देते हैं, तो अगर आपका मन है तो आप भी कह लीजिए, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट मैंने लिखे, दोनों की बातें हमने क्लियर करके दिखाई। अब मैं चाहता हूं कि दोनों का कम से कम एक एक एग्जाम्पल किया जाए जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अच्छा ये बताइए, अभी तक हमने जो कुछ भी आपको बताने की कोशिश की है कि क्या आप समझ पाए हैं? ये चीजें समझ में आई है कि ऐसा बिंदु मिलेगा ही, उसमें ये हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा, या नहीं मिला तो क्या होगा। इस प्रकार के सवालों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां पर मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो दोनों पर आधारित एक एक क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसे नोट करें, हम इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल 42 ले लेते हैं। लिखा है फलन y बराबर x² + 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a = -2 तथा b = 2। ये फलन है और इस फलन के लिए आपको रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इसका आप ग्राफ बनाने जाओगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहले ये चेक कर लो, y को ही क्या लिखा जा सकता है? fx। तो y को ही fx भी लिख सकते हैं और fx की वैल्यू कितनी है? x² + 2 के बराबर। सबसे पहले ये चेक करो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है। x की जगह पर क्या लेना पड़ेगा? a का मतलब -2, तो x की जगह पर क्या लिखोगे? -2 का स्क्वायर करोगे, 4 + 2 6। f ऑफ b निकालना है, f ऑफ b का मतलब क्या? 2, तो इस बार x की जगह पर क्या लिखोगे? +2, और जब आप b की जगह 2 लिखोगे यानी कि x की जगह पर 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर करने से कितना आएगा? 4, 4 + 2 कितना होगा? 6। एक चीज तो हमको क्लियर हो गई कि f ऑफ a का मान किसके बराबर आ गया? f ऑफ b के बराबर। रोल्स थ्योरम में 3 शर्तें हैं ना, f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b, वो पहले ही मिल गई हमको। बाकी दो की a क्लोज इंटरवल a, b में संतत और ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय। इसका ग्राफ बना के आप देखो, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? वैसे मैं बताऊं, ये फलन एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए क्लोज इंटरवल a, b में कैसा होगा? संतत। और आपको नहीं लगता ये पैराबोला की इक्वेशन है? x में द्विघातीय है, y में एक घातीय है, ये एक परवलय को निरूपित करती है, और परवलय में देखो बनाते वक्त क्या कहीं पर भी आपको अपना पेन उठाना पड़ेगा, तो इसलिए संतत भी है। और परवलय पर कहीं पर क्या शार्प कॉर्नर मिलता है? नहीं मिलता, तो हर जगह कैसा होगा? अवकलनीय भी होगा। समझ आ रही बात आपको? तो यहां पर हम लिख सकते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फलन y बराबर x² + 2 क्लोज्ड इंटरवल -2, 2 पर कैसा है? संतत है, तथा y = x² + 2 ओपन इंटरवल -2, 2 पर कैसा है? अवकलनीय है। समझ रहे हैं? अब देखो, ये हमने लिख दिया, आपको समझ में आई हमने क्यों लिख दिया? ये एक बहुपदीय फलन है और इसको बनाओगे तो पैराबोला बनेगा, x में द्विघातीय, y में एक घातीय।
अब परवलय को आप देखो कि हर जगह बिना पेन उठाए हम परवलय को बना सकते हैं उसका। अगर आप इस प्रकार का परवलय बनाने भी जाओगे ना, इसका कर्व कैसा मिलेगा आपको, ये पैराबोला लगभग ऐसा मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर x इज इक्वल टू -2 होगा, यहां पर x इज इक्वल टू +2 होगा। अब आप खुद ध्यान से देख लो, अगर ये +2 है, ये +2 है, तो क्या -2 से +2 तक कहीं भी पेन उठाना पड़ेगा बनाने के लिए? नहीं, इसका मतलब संतत है। इसके बीच में आप हर जगह स्पर्शरेखा खींच सकते हो, मतलब अवकलनीय है, और f ऑफ b के बराबर है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये फलन दिए गए अंतराल पर रोले की प्रमेय क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कुछ c अवश्य होंगे जो ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग करेंगे। और यहां a और b के बारे में क्या, a और b की वैल्यूज क्या हैं, -2,2 अवश्य हैं, जिन पर f डैश c इज इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व करिए, f डैश c की वैल्यू 0 है, इसको आप यहीं रोक दीजिए। सबसे पहले f डैश x निकालो। f डैश x का मतलब क्या है, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या मिलेगा, 2x, और 2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, तो f डैश x इज इक्वल टू 2x। अगर f डैश x की वैल्यू ये है, तो f डैश c की वैल्यू क्या होगी, f डैश c की वैल्यू कितनी आएगी, 2c। तो इसको आप चाहें तो कहीं अलग करके लिख सकते हैं, और यहां पर आप सीधे वैल्यू लिख दो। f डैश c की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2c इज इक्वल टू 0। अगर 2c इज इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। c का मान निकल करके आ गया। क्या रोले की प्रमेय सत्यापित तो हो पाई, आंसर है हो गई। कैसे, अभी तो हमें नहीं पता चला कहां हो गई भाई सत्यापित, अब हम आपको बताते हैं कि कहां हो गई सत्यापित। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो गई, बराबर होने वाली, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, उस वक्त आपको बोला गया है कि पूरे वक्र पर एक बिंदु, पूरे वक्र पर कुछ बिंदु सी ऐसे जरूर आएंगे जो कि -2 और +2 के बीच में होंगे, और जिनके लिए f डैश c का मान कितना होगा, 0। तो आप देखो ये जो c है वो -2 और +2 के बीच में आया कि नहीं आया, 0 आया है, और 0 -2 और +2 के बीच में ही पड़ता है। यहां पर जब आप स्पर्शरेखा बना दोगे, वो स्पर्शरेखा एक अक्ष के कैसी आ जाएगी, समांतर आ ही जाएगी। समझ में आया? तो सत्यापित हुई, कैसे सत्यापित हो गई, जो आपका c का मान आएगा वो ओपन इंटरवल a, b के बीच में आना चाहिए। अगर वो बाहर हो जाएगा तो रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। आपको ये समझ लेना है। समझ आ रही बात कुछ आपको? बस c का -2 और +2 के बीच में आना इस बात का संकेत है कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। तो बस इसके नीचे लिख देंगे, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। बस समझ में आया? इसको नोट करें। मध्यमान प्रमेय पर भी एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 43 पे है, अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 2,4 दिया गया है। फलन है y = fx = x² के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। आपको इस अंतराल के लिए मध्यमान, इस फलन के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। आप याद करिए, सबसे पहले हम इसका कर्व भी बना के दिखा देते हैं आपको। ये x, ये x डैश, ये y। आपको नहीं लगता y बराबर x², x में द्विघात है और y में एक घात है। ये x² = 4ay टाइप की इक्वेशन है, और x² = 4ay टाइप की इक्वेशन परवलय को रिप्रेजेंट करती है, और ये इस तरीके का परवलय आएगा। इसका हर क्वेश्चन में फिगर बनाने की आपको बड़ी आवश्यकता नहीं है। देखो, समझ रहे हैं? वही वाला रूल लगाएंगे कि अगर कोई बहुपद फलन है तो फलन बहुपद है, इसलिए
कैसा होगा, संतत, और ओपन इंटरवल जो होगा उसी में कैसा होगा, अवकलनीय। आपको सीधे सीधे लिख देना है। समझ आ रही है आपको? अभी बनाने लायक है तो हम बना देते हैं फिगर बार बार। अब आप ध्यान से देखो, 2,4, 2 कहां पड़ता होगा, कहीं यहां पर पड़ता होगा। 4 कहां पड़ता है, कहीं यहां पर पड़ता था, यहां पर और यहां पर। अब आप देखें f(2), ये f(2) की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, f(4) की। और अब आप देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, तो हम चित्र से ही बता सकते हैं, या आप निकाल लो पहले f(2) की वैल्यू कितनी आएगी। x की जगह पे क्या लिख के निकालना पड़ेगा, 2। x की जगह 2 लिखोगे, 2 का वर्ग करोगे 4। f(4) की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 4 लिखोगे, 4 का वर्ग करोगे 16। तो हम लिख सकते हैं therefore f(2) is not equal to f(4). मध्यमान प्रमेय की थर्ड कंडीशन पहले हमने दिखा दी यहां पर आपको करके। समझ आया? 2 शर्तें बाकी और हैं, चित्र से ही अगर आप देख लोगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। 2 से 4 तक के बीच में क्या कहीं बनाते वक्त पेन उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए फलन क्लोज्ड इंटरवल 2,4 में कैसा है, संतत है, तथा फलन f ओपन इंटरवल 2,4 में अवकलनीय भी है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 के बीच में जो भी वक्र का पार्ट है, कहीं पर भी उसमें तीक्ष्ण किनारा नहीं है कि हम स्पर्श रेखा न खींच सकें। हम हर जगह स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो अवकलनीय है। तीनों शर्तें दिख गई आपको? अगर तीनों शर्तें दिख गई, इसलिए वक्र पर कुछ c जो कि ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग करते हैं, अवश्य होंगे जिनके लिए f' इज इक्वल टू f(b माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। मध्यमान प्रमेय है ना। अच्छा, f' कैसे निकालोगे? उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, f'(x). fx की वैल्यू x² है, तो f'(x) किसके बराबर आएगा, 2x। अगर f'(x) 2x के बराबर है, तो फिर f' किसके बराबर आएगा, 2c। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2c। f(b) मतलब f(4). भाई a की जगह 2 है, b की जगह 4 है ना, तो f(b) मतलब f(4) की वैल्यू कितनी है, 16। f(a) का मतलब f(2) और f(2) की वैल्यू कितनी है, 4। b माइनस a, b का मतलब 4, a का मतलब 2, 4 माइनस 2, तो 2c इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12, 4 माइनस 2 2, 2c इज इक्वल टू 6, 2 छंग 12, फिर 2 से इसमें डिवाइड कर दोगे, c इज इक्वल टू 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? वैल्यूज पुट करना। अंतराल में जो नंबर लिखे होंगे ये होगा a और ये होगा b। याद रखिए, अभी पूरा बेसिक आपको बताया गया है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आप देखो क्या ये 3 मध्यमान प्रमेय उस वक्त सत्यापित हो जाएगी अगर आपके c का मान a और b के बीच में आ जाएगा। तो क्या जो c का मान आया है वो a और b के बीच में है? चेक करो, a कितना है, 2, b कितना है, 4। तो हम देख रहे हैं जो 3 आया है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2,4 को। 2 और 4 के बीच में ही तो 3 पड़ता है, ऐसा तो नहीं है 2 और 4 ओपन इंटरवल 2,4 के बाहर पड़ता हो। 2 से छोटा तो है नहीं, 4 से बड़ा भी नहीं है। 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, मतलब 2 और 4 के बीच में है। बस इसी को देख करके ही हम लिख सकते हैं, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। बस इतना सा आपको करना है। नहीं समझ में बात आई तो क्या नीचे लिख देंगे आप, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती। अगर ये जो c का मान आया था
ये 2 और 4 के बीच में ना आता तो हम लिख सकते थे कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। दिए गए फलन और दिए गए अंतराल के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होती, पर यहां तो हम लिख सकते हैं कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए 42 और 43। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। आपका सभी का होमवर्क ये है, एक्सरसाइज 5.8 में 6 क्वेश्चंस हैं केवल। आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी फलन दिया है, अगर बहुपद फलन है तो वो कैसा होगा, संतत। समझ आ रहा है। और जो अंतराल है ओपन इंटरवल में, वो फलन को कैसा लिख दिया जाएगा, अवकलनीय, ठीक है। इसके बाद ये निकाल के देख लो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इनकी भी शर्तें पूरी करके देख लो। और फिर रोल्स थ्योरम है तो उसके मुताबिक, और मध्यमान प्रमेय तो उसके मुताबिक आप आगे का प्रोसीजर यूज करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आप लाएंगे। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो आज मैथमेटिक्स में हम इतना रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन कल। ओके, थैंक यू।